Hello friends, this is Priya Vashni and I welcome you all to the channel Mission Labasta. So in the previous video, we actually learned about first of all, we learned about the term comparative politics. Then we understood what exactly are the features cum limitations of the traditional politics. Now in this video, we will try to understand the basic features, or you can say basic definition when we say of the term modern comparative politics, right? So without wasting our time, let us start. So as you all know that basically the comparative politics, when we study comparative politics, then we actually divide it into two phases. One is the traditional phase, second is the modern phase, right? So basically जो up till second world war तक का phase है उसको हम बोलते हैं traditional comparative politics. जो after second world war का phase है that is actually the modern comparative politics. So what happened was कि जब second world war खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ क्या चेंजेस वर्ल्ड में आने शुरू हुए? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन स्टार्टेड, राइट? तो जब आपका धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन होना शुरू होता है, डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डीकोलोनाइजेशन का मतलब हुआ कि जो कंट्रीज थी वो अब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई, राइट? जैसे ही वो इंडिपेंडेंट होना शुरू होंगी तो ऑब्वियसली दे विल एक्चुअली डेवलप और दे विल एक्चुअली ट्राई टू हैव और दे विल हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? तो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि या तो वेस्टर्न कंट्रीज थी या फिर आपकी कॉलोनीज थी. क्योंकि वो कॉलोनीज थी इसलिए उनका अपना कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, एंड चूंकि उनके पास कोई अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, इस वजह से बेसिकली क्या हुआ, इस वजह से उनको कंपैरिजन में रखा ही नहीं जाता था, राइट? बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो आपका पूरा प्रोसेस था वो ही चेंज हो गया. डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, कंट्रीज इंडिपेंडेंट होना शुरू हुई, और जब कंट्रीज इंडिपेंडेंट होना शुरू हुई तो दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम. Now basically what happened is कि there was the emergence of the third world countries. Now अब जैसे ही ये कंट्रीज जो बेसिकली इमर्ज होना शुरू हुई तो जो स्कॉलर्स थे उनको ये चीज़ समझ में आने लग गई कि ये जो कंट्रीज हैं ये कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत अलग हैं in terms of culture, in terms of way of life, in terms of socio-economic conditions, etc. etc. तो अगर हमको इन कंट्रीज को, इन डेवलपिंग कंट्रीज को अगर हमें स्टडी करना है तो हमको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टडी करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है. ये चीज़ें स्कॉलर्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी, राइट? तो उस टाइम पे एक नीड आपकी महसूस होने लगी कि अभी तक जो हम कंपेयर करते आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली, अब हमको अपना अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है. बिकॉज दिस अप्रोच, द मैथड कॉल्ड एज लीगल इंस्टीट्यूशनल मैथड, इज बेसिकली नॉट सफिशिएंट if we want to study these developing countries. Because these countries are very different. There is a lot of difference between the text and context of these countries, right? तो if we want to study these countries we will have to have, मतलब हर हाल में हमको दूसरे फैक्टर्स जैसे कि सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनको कंसीडर करना ही पड़ेगा. अब एक इंटरेस्टिंग सी बात क्या हुई कि ये जो स्टडी स्कॉलर्स को फील हो रहा था, ये जो नीड फील हो रही थी कि अब हमें डेवलपिंग कंट्रीज को स्टडी करना है, तो अब उनके पास एज सच कोई अप्रोच तो थी नहीं उस टाइम पे, राइट? क्योंकि अप्रोच तो वो ट्रेडिशनल वाली एक रेडीमेड अवेलेबल थी, बट उनको ये समझ आ गया था कि ये जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है दिस इज़ नॉट सफिशिएंट. तो अब उनको क्या ये चीज़ समझ आ गई थी कि अगर हमें डेवलपिंग कंट्रीज को स्टडी करना है तो हमें किसी नई अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी. ये जो नीड थी इट एक्चुअली कोइंसाइडेड विद द बिहेवियरल मूवमेंट. बेसिकली जब हम पॉलिटिक्स में बिहेवियरल मूवमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली बिहेवियरल मूवमेंट बेसिकली क्या था कि अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि दैट वाज एक्चुअली द मूवमेंट जिसका मेन फोकस था टू मेक पॉलिटिकल साइंस अ साइंस. पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाने के लिए काइंड ऑफ उसको एक साइंस का
दर्जा दिलाने के लिए कि पॉलिटिकल साइंस कोई वो नहीं है, ये भी एक साइंटिफिक स्टडी है, ये भी बहुत लॉजिकल होता है, काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए आपका ये बिहेवियरल मूवमेंट चला था। तो जब ये नीड फील होने लगी, सो दिस नीड बेसिकली कोइंसाइडेड विद दिस बिहेवियरल मूवमेंट। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जो बिहेवियरल टेक्निक्स थी, राइट, जो बिहेवियरल टेक्निक्स थी, दे एक्चुअली हेल्प्ड टू डेवलप अप्रोच टू स्टडी द मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जो अप्रोचेस आई, उनके डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया बिहेवियरल मूवमेंट ने, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये एक बेसिक आप कह सकते हैं कि फीचर था मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, जो कि इसे बहुत हद तक अलग बनाता है, क्योंकि अब ये एथनोसेंट्रिक नहीं रह जाता, बिकॉज इट इज नॉट लिमिटेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज। अब ये पैरोकियल नहीं रह जाता। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टडी ऑफ यू कैन से गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये बहुत सारे, ये वास्ट इसका एक स्कोप हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो आगे हम बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? हम वेरियस अप्रोचेस पढ़ेंगे जो कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की होती हैं। सी अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब होता है एक मैथडोलॉजी। किसी भी चीज़ को अगर आप कंपेयर करने जा रहे हैं तो आप क्या मैथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप बेस रख के कंपैरिजन करोगे ना। तो वही जब हम देखते हैं ना ये डिफरेंट अप्रोचेस को, तो कहीं ना कहीं ये बेस चेंज हो रहा होता है, जो बेस पे कंपैरिजन हो रहा है वो बेस चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल सिस्टम, हम जो वेरियस अप्रोचेस पढ़ेंगे उसमें पहला आता है सिस्टम्स अप्रोच, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, देन वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, then we will study about the political cultural approach, then we will study about the political economy approach, then political sociological approach, etc. So ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी टॉपिक्स हैं अपने आप में, तो इन सभी को हम एक एक करके अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे ताकि कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनको डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय।